Hello everyone, this is Suman Mehta, your SS teacher. Dear students, today we will read about the main factors of the industries and the classification of industries as well. So let's start the topic of today. Just you can see here industry market linkage, links of market with industry. इनपुट्स क्या क्या चाहिएंगे इंडस्ट्री में, रॉ मटेरियल और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कहलाते हैं, जैसे कि आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक। लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें काउंट होंगी, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, फिर उसके बाद जो है इसका रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट प्रोडक्ट्स आएंगे, उसके लिए भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मार्केट और फिर मनी का फ़्लो। तो ये मनी का फ़्लो तो बेटा इनपुट्स में भी यूज होगा, और आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट्स वी कैन गेन मनी। द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज़ द लीस्ट कॉस्ट। और किसी भी फैक्ट्री का लोकेशन का जो डिसीजन है वो कम से कम होना चाहिए, यानी लोकेशन का खर्चा बहुत कम आना चाहिए, नहीं तो फिर उसका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी देश की सरकार की नीतियाँ और ख़ास जो श्रम वेज, यानी हम लेबर को वेजेज के रूप में काउंट कर रहे हैं कि हम लेबरर्स को जो वेजेज देते हैं वो इंडस्ट्री की लोकेशन को वो क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं। अगर ये नज़दीक मिल जाते हैं और सस्ते मिल जाती हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी फेवरेबल होती हैं, तो ये एक एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्टेज होती है। आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, किसी भी देश की किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए आदर्श रूप कौन सा होता है, जब उसके पास कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, यानी जहाँ पर उसकी इंडस्ट्री है उसे बहुत सस्ते दामों पर जो है रॉ मटेरियल आसानी से मिलता रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइट, अब वो जिस जगह पर वो प्रोडक्शन किया जा रहा है प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम से कम आए। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को उसने बांटा, उसका कॉस्ट जो है उसको अच्छे से मिले, यानी जो आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स और प्रॉफिट। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, जिससे कि एक जगह पर जब उसने फैक्ट्री सेटअप की, लोकेट की, उसका डिसीजन एक एप्रोप्रिएट हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो उसका जो फैक्ट्री लगाने का जो निश्चय था वो सही था उस जगह पर, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जब कम होंगी और प्रोडक्शन के बाद तो जो उसकी प्रॉफिट होगा अगर वो ज़्यादा होगा तभी उसका ये डिसीजन सही माना जाएगा। अब हम आगे करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें आप देख सकते हैं लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेज, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन्स एंड सो ऑन। काफ़ी कुछ डेली लाइफ की ये चीज़ें हैं जिन्हें हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन पर्टिकुलर क्राइटेरिया देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। अगर हम उनके पर्टिकुलर जो उनका क्राइटेरिया है कि कोई चीज़ क्यों यूज की जा रही है, उसके आधार पर हम इन चीज़ों को क्लासीफाई करें, इनकी श्रेणियाँ बनाएं, तो हम अच्छे से उसकी जो है मेजर आइडियाज़ को समझ सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेटर की जा सकती है। इंडस्ट्रीज़ में भी क्लासीफाइड एज फॉलो। इंडस्ट्रीज़ को हम मेनली काफ़ी बेसिस पर कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल के आधार पर जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरा होता है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल के आधार पर, जैसे कि खेतों से मिलने वाली जितनी भी उपज होती है, फसलें होती हैं, उनके आधार पर
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। जो भी इंडस्ट्रीज जिनसे रन होती होंगी, रॉ मटेरियल गेट करती होंगी, वो सब यहाँ से रॉ मटेरियल गेट करती हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से वो रॉ मटेरियल गेट करेंगी। जैसे कि कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल वगैरह, ये सारी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलती हैं। जबकि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल आता है वो मेनली कहाँ से आता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आएगा, सीमेंट इंडस्ट्री से आएगा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री से आएगा, और मशीन टूल्स जो होंगे वो भी हमारे यहाँ का मशीन टूल्स बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से लिंक में होती है, और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री से जो हमें मिलता है, ये सारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाएंगी। फिर नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी कोई भी इंडस्ट्री का मुख्य काम क्या है, उस आधार पर हम इन इंडस्ट्रीज़ को मेन इनके रोल के आधार पर, यानी इनकी भूमिका के आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहली होगी बेसिक और की इंडस्ट्री, दूसरी होगी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को क्या करती हैं, मैन्युफैक्चर करके ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि अदर इंडस्ट्रीज के लिए फाउंडेशन या मेन बेस का काम करती हैं। यानी दूसरी इंडस्ट्रीज इनसे प्रोडक्ट लेकर, रॉ मटेरियल लेकर उससे आगे दूसरे प्रोडक्ट तैयार करती हैं और उसे मार्केट में बेचती हैं। तो इसमें काउंट होंगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। जबकि कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी डायरेक्ट यूज की जो प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर्स के लिए, या जो कस्टमर्स जो डेली लाइफ में प्रोडक्ट यूज करते हैं, गुड्स यूज करते हैं, उनको प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हम काउंट करेंगे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन्स और फैंस एक्सेट्रा को। फिर हम कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर हम इंडस्ट्रीज को टू पार्ट्स में मेजरली डिवाइड करेंगे। एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो दूसरी होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर उन्हें हम काउंट करते हैं कि वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, क्योंकि इसकी एक यूनिट का जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम लगाई जाती है। और इस आधार पर हम इसको जो है एक पीरियड के बाद ये चेंज भी, लिमिट भी चेंज करवा लेती हैं कई बार, और धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस करती हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से आगे की तरफ बढ़ती हैं। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन ₹1 करोड़। अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो अभी के लिए 1 करोड़ रुपए तक का जो खर्च कर सकती हैं उन इंडस्ट्रीज़ को हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काउंट करते हैं, और 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ को हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं। और इसमें बड़े पैमाने पर जो है मशीन्स का इनपुट डाला जाता है, या बड़े लेवल पर लेबरर्स को हायर किया जाता है, और कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स की हेल्प से एक लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में सिंपल टूल्स की हेल्प से और सिंपल जो कुछ मतलब लेबरर्स की हेल्प से हम यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर भी हम बेटा इंडस्ट्रीज को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, और तीसरा होता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, और चौथा हो जाएगा आपका कोऑपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्रीज। पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज में वो इंडस्ट्रीज शामिल होती हैं जिनकी पूरी ओनरशिप और जिनको ऑपरेट करने का काम पूरा गवर्नमेंट की एजेंसीज के हाथों में होता है। इसके एग्जाम्पल हम भेल और सेल को भी दे सकते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है, और इसमें हम टिस्को, बजाज, ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज को काउंट कर सकते हैं। तीसरी होती है जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज, जिसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है कुछ हद तक, और इसके साथ साथ इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनस का भी रोल होता है। इसमें हम एग्जांपल लेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इज जॉइंटली ओन्ड बाई पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मिश्रित रूप देखा जा सकता है जॉइंट सेक्टर में। फिर तीसरा होता है कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी सहकारी समितियों वाला जो क्षेत्र होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें काफ़ी हद तक जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल के सप्लायर्स होते हैं, वो मिलकर किसी फैक्ट्री को या इंडस्ट्री को चलाते हैं। इसमें वर्कर्स का भी कुछ शेयर होता है और प्रोड्यूसर्स का भी हो सकता है, और इसमें काम करने वाले बाकी दूसरे जो लेबरर्स हैं उनका भी रोल होता है। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज प्रपोर्शनेटली।
आप यहाँ देख सकते हैं कि वो सभी मिलकर संसाधनों को जोड़ते हैं जिससे कि इंडस्ट्री शुरू होती है। फिर उसके बाद जो प्रोडक्शन आता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है या लॉस होता है, तो वो मिलकर उस अनुपात में बांट लेते हैं जिस अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी या उनका रोल था। तो इसमें हम काउंट करेंगे शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र की और कोयर इंडस्ट्री केरला की। कोयर मतलब नारियल उद्योग, ठीक है बेटा। तो फिर नेक्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स। कच्चे माल के मात्रा और उसके वजन के आधार पर और बने हुए सामान की मात्रा और उसके वजन के आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को दो पार्ट में काउंट कर सकते हैं। पहला है हैवी इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल भी हैवी यूज होता है और फिनिश गुड्स भी हैवी ही प्रोड्यूस होती हैं। ऐसी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर लाइट वेटेड इंडस्ट्रीज में हम काउंट करेंगे ऐसी चीज़ों को जिसमें रॉ मटेरियल भी लाइट वेटेड होता है और उसके बाद जो प्रोडक्शन आता है यानी प्रोडक्ट तैयार होता है वो भी लाइट वेटेड गुड्स के रूप में दिखाई देता है। और इसमें हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ बेटा मेजर जो इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन। आज आप इतना ही चैप्टर लर्न कीजिएगा। इसमें से जितने भी इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हैं, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का हो या फिर इंडस्ट्री के जो मेन फैक्टर्स हैं उसके बारे में हो, उसको आप रीड करके और अच्छे से इसके क्वेश्चंस को लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।